बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब वज़ीर आज़म के दस्तरास्त ही नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर पानी व बिजली और वज़ीर दिफ़ा भी हैं। लोग समझते हैं कि आजकल वो वज़ीर दिफ़ा ज़्यादा और वज़ीर पानी व बिजली कम हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अस्करी क़यादत की तब्दीली के बाद शायद वो सचमुच वज़ीर दिफ़ा बन गए हैं। और ज़्यादा आज इसी हैसियत में हम उनको कुरेदने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। आजकल आपकी जो है यौम पाकिस्तान पे आपके हाथ में जो तस्बीह थी वो ज़्यादा ज़ेर बहस थी, तो क्या हिकमत थी उस वक़्त मुसलसल तस्बीह करने का? चले, ये एक ज़ाती मेरा मामला है। मैं तस्बीह वाला मेरा ये जो है एक आप कह सकते हैं कि सिलसिला है जो पिछले 15-20 साल से बल्कि ज़्यादा से चल रहा है। अच्छा, तो तस्कीन मिलती है गुनाहगार आदमी। क्या पढ़ रहे थे उस वक्त? अल्लाह के नाम। अल्लाह का नाम। तो सचमुच वज़ीर दिफ़ा बनने पे शुक्र तो नहीं अदा कर रहे थे? नहीं, शुक्र हर वक्त ही करता था। उसकी मेहरबानी अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा है कि मैं तो सारी उम्र हर सांस के साथ भी शुक्र अदा करूँ ठीक तो काफ़ी नहीं है। मेरी आने वाली नस्ल भी शुक्र अदा करें जो इज़्ज़त बख्शी हुई है अल्लाह ताला की ज़ात ने। ठीक। तो बाकी गुनहगार हूँ, बहुत ज़्यादा गुनहगार आदमी। नहीं, गुनाहगार तो खैर हम सब हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन ये उस रोज़ माशाल्लाह हमने पूरी तरह अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर दिया। कौम ने यकजहती का भी मुज़ाहरा कर दिया। हमारे बड़े दोस्त ममालिक भी, चीन, सऊदी अरब, तुर्की जैसे फ़ौज के लोग भी हमारे साथ शरीक हुए, और जो एक दुश्मन तासुर दे रहा था पाकिस्तान के आइसोलेशन का, वो तासुर भी ज़ाइल हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से पाकिस्तान को दिफ़ाई मैदान में सबसे बड़ा चैलेंज या ख़तरा किस तरफ से है? ये जो पॉलिसी परसू कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसके मुतल्लिक़ कंट्रोवर्सीज़ जो है मुख्तलिफ़ औक़ात पे उठती भी रहीं, लेकिन वो पॉलिसी जो है मियां साहब की जो दूरअंदेशी है वो अब एक डिविडेंड्स आहिस्ता आहिस्ता ला रही है। और लोग ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे तल्लुकात जो है, जो आइसोलेशन का एक तासुर था जी, वो दुरुस्त नहीं था। और ये ज़रूर था कि हम बजाय इसके कि जानबदारी का मुज़ाहरा करते मुख्तलिफ़ चीज़ों में, हमने कोशिश की कि हम अपने बरादर ममालिक जो हैं उनमें सालसी का किरदार अदा करें, जानबदारी का किरदार न करें। और उसकी वजह से हमें जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल क्रिएट की है मियां साहब ने पिछले 4 साल में। उसके डिविडेंड्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हैं, मज़ीद जो है मुस्तकबिल में आएंगे। जहाँ तक आपने ख़तरे का कहा है, मैंने पहले ये इसलिए बयान दिया है कि उस तरफ से हमें जो कहते हैं अच्छा कंफर्ट ही है वो लेवल जो है, जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से। बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है ना कि वो भी हमारे से नाराज़ हैं और हमारे दुश्मनों के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। नहीं, मैं वो ख़तरे की तरफ फिर बाद में आते हैं। तो क्या ईरान और सऊदी अरब के माबैन हमने कोई सालिसी की है या कर रहे हैं? हम बिल्कुल जो एक अटैम्प्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, वो दोनों साइड से उसको वेलकम किया गया था। कोई नागवारी का तासुर दोनों साइड से नहीं मिला था, लेकिन उसमें खातिर खा कामयाबी जो है वो नहीं हुई थी। अब इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि किसी मुनासिब मौके पे ये अटैम्प्ट फिर भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे इस वक्त जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक से, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे एक तारीख़ी ताल्लुकात हैं और मसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो हैं ईरान से भी ख़राब नहीं हैं, उनसे भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सार के ऊपर जो अटैम्प्ट किया था इसने, हिंदुस्तान ने उसको सैबोटाज करने का, और उन्होंने सैबोटाज की, वो कैंसिल हो गई। वो मेरी नाक़िस राय है कि अफ़गानिस्तान ने फिर इंडिया के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ किया इस दफ़ा फिर, और एक बड़ी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ECO की कॉन्फ्रेंस में की। मैं समझता हूँ कि भाई उनके यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, भाइयों के साथ उनको मिलके बैठना चाहिए था। अशरफ गनी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था। ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनना जो है, मैं समझता हूँ जो आपने ख़तरे वाली बात की है कि हिंदुस्तान मशरक़ी सरहद पे भी हमें एंगेज कर रहा है और अफ़गानिस्तान के ज़रिए मगरबी सरहद पे भी एंगेज कर रहा है,
और फिर दोनों ममालिक मिलके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की भी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये ख़तरा है हमें अंदरूनी भी और बैरूनी भी, लेकिन शनाख्त सिर्फ एक ही दुश्मन किया है जो दोनों चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, या दोनों चीज़ों को जो है वो उसकी सरपरस्ती कर रहा है। यानी असल दुश्मन और असल ख़तरा हिंदुस्तान ही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों की वजह से, अपना पॉलिटिकल कैपिटल ना होने की वजह से काबुल हुकूमत जो है वो अननेसेसरीली डिपेंडेंट हो गई है दिल्ली के ऊपर। मैं समझता हूँ कि हम उनके भाई हैं, हमारे उनके साथ जो रवाबत हैं उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। हमारे साथ वो रवाबत करें, हम मिल के लड़ते हैं। नहीं तो जब भाई है तो फिर उनके अवाम को कभी बॉर्डर बंद करके सज़ा देने का क्या जवाज़? भाई तो इस तरह नहीं करते, और ये इस तरह के काम करके क्या हम हिंदुस्तान का काम खुद आसान नहीं करते? हम अफगानिस्तान को मैं अदब के साथ साफ़ साहब आपसे इख्तलाफ करूँगा। हम ये बड़ी मजबूरी के तहत जो है पहली दफ़ा हमने ये किया है, ये जो बॉर्डर बंद किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने बॉर्डर खोल के इंसानी बुनियादों पे कि तकालीफ काबुल में भी, ताजिकिस्तान में भी, किर्गिस्तान में भी, तमाम जगह जहाँ जहाँ माल जाता है, खुसूसन फूड स्टफ़ जाता है। ताजिकिस्तान के 300 ट्रक बंद हुए थे यहाँ पे, 300 ट्रक, और उस तकरीबन सारे ट्रक जो है फूड लेके जा रहे थे। यहाँ पे जो हर दिन जो बंद रहता है, मिनरल वाटर की बोतल जो है, जो ज़्यादा सारे अफगानी नहीं पीते, बड़े थोड़े पीते हैं। मैं सिर्फ एक इंडेक्स आपको रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तानी ट्रेडर्स का। बिल्कुल बिल्कुल इंडेक्स का आप बताता हूँ कि वो जो है तकरीबन हर दिन जो है उसमें तकरीबन 25% जो है ना वो महंगाई हो जाती है मिनरल वाटर की बोतल में। यानी आज वो अगर 1 रुपये की है, कल 1.25 रुपये की होगी, परसों 1.5 रुपये की होगी, तरसों जो है 2.25 की, और उसके बाद जो है ख्वाजा साहब, तो ये जुल्म आपकी हुकूमत ने खुद नहीं किया। ये जुल्म जो है, ये जुल्म देखें मजबूरी है हमें। हमारे कातिल जो है, हमारे कातिल जो है उनकी सरजमीन से आते हैं, उनको फंड जो है वो हिंदुस्तान करता है, वहाँ की कौंसलेट जो है हिंदुस्तान की वो उनकी सरपरस्ती करते हैं हमारे। मैं आपको एक और बात यहाँ नहीं, तो असल कातिल के साथ तो आप कभी बॉर्डर बंद नहीं करते, ट्रेड तो हिंदुस्तान के साथ इस दौरान भी जारी था, और इधर बंद कर लेते। वो बॉर्डर जो है हमारा फॉर्मल बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है मैनेज्ड बॉर्डर है। ये बॉर्डर जो है फॉर्मल बॉर्डर नहीं है, और ये हम चाहते हैं कि फॉर्मलाइज हो, वो नहीं चाहते। वो आज भी कहते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन है। यही सूरत हाल है ना, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना। और साथ हम उसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अगर हम इस बॉर्डर को मैनेज कर लेते हैं, फॉर्मलाइज कर लेते हैं, जिस तरह हमारा हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है, तो यहाँ भी इस किस्म की बातें नहीं सामने आएंगी। अच्छा, ये ईरान और सऊदी अरब के मामले पे पाकिस्तान में अपोजिशन की तरफ से ये तासुर दिया जाता रहा कि अगर जनरल राहील शरीफ जाते हैं सऊदी अरब में तो उससे ईरान नाराज़ होगा। अब जब जनरल राहील शरीफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी, तो जनरल राहील शरीफ के सऊदी अरब जाने पे ईरान नाराज़ नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि अगर इसको मीडिया जो है ना, इसको इस चीज़ को पाकिस्तान के मफाद में, मुल्की मफाद में सपोर्ट करे, तो इस किस्म के कोई भी खलीज जो है इख्तलाफ की जो है वो नहीं पैदा होगी। ईरान को उस मामले पे एतमाद में लिया हम अपना जो होमवर्क है या अपना जो फ़र्ज़ है हमारा जो है हुकूमत के बतौर जो है वो ज़रूर अदा करेंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूर उसको वील टेक केयर ऑफ़ दैट। अच्छा, लेकिन साथ साथ इस इख्तलाफी मसले को जो है हवा जो है अगर मीडिया ना दे बल्कि सपोर्ट करे, जो नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ है आपके तज़िये के मुताबिक, मैं तो खुद उसके हक़ में हूँ, उसमें उसको सपोर्ट करें। जो चीज़ हमसे गलती होती है ज़रूर हमारा गिरेबान ना बने, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में है कि हमारे ताल्लुकात में एक तवाज़ुन रहे। नहीं ख्वाजा साहब, मैं तो खुद उसके हक़ में हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज फ़िरक़ावारियत से बालातर है। जी जी। और उधर अगर पाकिस्तानी फ़ौज जनरल बेटा होगा तो मेरे ख्याल में वो ईरान के मफाद में भी होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। मैं आपकी बात को जो है बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि इसको इस नज़रिए से या इस पॉइंट इस व्यू से इसको देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं, कोई नहीं है। देखिए ये आप पाकिस्तान के बानी जो थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी, उसके बाद कई हुक्मरान जो हैं वो अहले तशी थे। अच्छा, कभी कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी तफरीक है। ये तो देखें, ये तो मज़हब के जो लोग हमारे उलमा जो हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है
कि ये मोहब्बत का सबक पढ़ाएं लोगों को, यगानगत का सबक अच्छा, आपने फ़र्ज़ की बात की तो मेरी इत्तला ये है कि जनरल राहील शरीफ ने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपकी हुकूमत को बाकायदा इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त भेज दी है। अभी इसकी रस्मी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, मैं अब सिर्फ आपको इतना बताता हूँ। नहीं, लेकिन उन्होंने इन प्रिंसिपल जो है ये बात जो है ये तय होगी है कि वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी रस्मी कार्रवाई शुरू नहीं है, वो भी हो जाएगी। नहीं, मेरी इत्तला ये कि रस्मी तौर पर उन्होंने हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है NOC लेने के लिए। देखिए हमने मैं आपको बता रहा हूँ और वो पहले भी मीडिया में आ चुका है कि हमने रजामंदी जो है वो कन्वे कर दी हुई है सऊदी अरेबिया को। हुकूमत ने रजामंदी कन्वे कर दी है कि जनरल राहील शरीफ आपके पास आ सकते हैं। उन्होंने हमें इसको रिक्वेस्ट किया था, ठीक, इन राइटिंग रिक्वेस्ट किया था, हमने इन राइटिंग उनको सऊदी अरब की हुकूमत को हमने उस पर रजामंदी जाहिर कर। और जनरल राहील शरीफ ने भी इन राइटिंग इजाज़त ले मांगी। वो तो जब दोनों हुकूमत में एक अरेंजमेंट हो गई है तो जनरल राहील साहब, यानी अब जनरल राहील शरीफ का जाना उनका ज़ाती नहीं बल्कि दोनों हुकूमतों का मामला होगा। जी बिल्कुल, अगर उनको कुछ ज़ाती हो तो मुझे तो नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम के वो अपनी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे साफ़ साहब उसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो अभी इन प्लेस नहीं हुआ। मेरा ख्याल है जनरल साहब ही जाके उसको उस स्ट्रक्चर को, अच्छा नहीं, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में बुनियादी बॉडी होगी, तमाम मेंबर्स ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर का जो एडवाइजरी काउंसिल होगा। और जाहिर बात है आप हमारे एडवाइजरी आपने दौरा किया था, तवक्को है कि मई में उसकी मीटिंग होगी और आपने रिसेंटली विजिट भी किया था सऊदी अरब का, तो इस हवाले से कोई उम्रे की घर से गया हुआ था तो मैं उनके पास भी जो है मैं मुलाकात के लिए गया था। नाज़रीन, मुल्क की सलामती को लाहिक ख़तरात और चैलेंजेस से मुतालिक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ ये ख़ुसूसी जरगा कंटिन्यू करेंगे एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में, और आज के जरगे में तशरीफ़ फरमाएँ हमारे साथ जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, इस वक्त अमेरिका में इस हवाले से ज़्यादा बहस है और उस रोज़ भी मैं एक थिंक टैंक की एक मीटिंग की रुदाद देख रहा था कि अमेरिका में ये तासुर है, उस हवाले से वो अपने ख़दशात भी ज़ाहिर कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप से निकल के वो चीन और रशिया के ब्लॉक में जा रहा है। तो वाकई हमारी हुकूमत का इस वक्त रुख डिफेंस के हवाले से या स्ट्रेटिजिक हवालों से वेस्ट की बजाय वो चीन और रूस की तरफ हो गया है। साहब ये सवाल ज़रा थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कि मैं आई विल बी वॉकिंग ऑन थिन आइस, तो लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमारा अमेरिका के साथ एक रवाबत हैं, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद जो है हम उनके साथ बहुत से मुआहदात में शराकत हमारी रही। पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हर जगह पे पाकिस्तान को उन्होंने जिस कसवटी पे परखा वो हमारे कोई हक में नहीं गई। डिपेंडेंस अपॉन वन सुपर पावर जो है वो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे एक गलत बात है। हमारे रीजन में चाइना एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है, बल्कि मैं आई वुड से कि इकोनॉमिकली वो सुपर पावर है। हमारा उनके साथ रिलेशनशिप जो है एक रिलायबल रिलेशनशिप है। हमारे मुश्किल औकात में वो हमारे काम आए हैं। हमारी जो दफाई इस वक्त सलाहियत है उसमें चाइना का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनकी असिस्टेंस शामिल है, उनका ताउन शामिल है। इसी तरह पिछले 3-4 साल से मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं 4 दफ़ा मॉस्को हो आया हूँ। अभी मैंने अप्रैल के आखिर में फिर जाना है एज डिफेंस मिनिस्टर। वो बहुत रिसेप्टिव हैं, बहुत उनका जो है वो कैटेगरी 4 से जो आर्म्स परचेज़ करने की हमें कैटेगरी 2 पे ले गए हैं, डी से हमें बी पे ले गए हुए हैं। और वो हमें वो चीज़ें देने को तैयार हैं जिन चीज़ों पे पुरानी चीज़ों के ऊपर भी अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हमें अपनी दफ़ा या अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी बका के लिए अपने आप को मुसल्लह करना हमारा बुनियादी हक़ है।
वो अगर अमेरिका डिनाई करेगा तो हम ज़रूर किसी और मार्केट में जाके जो है। लेकिन खैर साहब, हमारे डिफेंस का टेक्नोलॉजी का सारा बेस जो है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो क्या चाइनीज़ या रशियन टेक्नोलॉजी हमारे लिए मुतबादिल बन सकते हैं अमेरिकी टेक्नोलॉजी? मैं मसलन मैं आपको बताऊं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है बहुत सी अब चाइनीज़ के साथ जो है ना उनकी जिसको कहते हैं इट इज़ इन सिंक विद द चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो उससे ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है ये ओरिजिनली रशियन टेक्नोलॉजी है। मसलन ये जो JF-17 का जो इंजन है ये हमने उसको इम्प्रूव किया है, उसको बहुत इम्प्रूव किया हमने। ओरिजिनली ये मिग का इंजन है और ये इंजन जो है मॉस्को से चाइना आता है और चाइना से यहाँ पे आता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम अब एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में हम इंशाल्लाह ताला तौज़न रखेंगे। मतलब किसी ज़माने में हमने पाकिस्तान को अमरीकियों का चरागाह बना दिया था, अब ऐसा तो नहीं है कि आंखें बंद करके सब कुछ चाइना की झोली में डाल रहे। नहीं साफ़ी साहब, हम तवाज़न रखेंगे, लेकिन चाइना हमारा प्रेफरेंशियल दोस्त भी रहेगा, हमारा प्रेफरेंशियल पार्टनर भी रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इस वक्त भी जो बिजली के मंसूबे हैं वो 36 अरब रुपया वो लगा रहे हैं। CPEC जो है 57 अरब तक चला गया, वो डॉलर तक चला गया, 57 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पार्टनरशिप जो है ये इसको कोई और मैच नहीं कर सकता दुनिया में पाकिस्तान के साथ जो चाइना की पार्टनरशिप जो है। लेकिन हम इंटरनेशनल, लेकिन उनके मंसूबों का वो वाशर तो नहीं हो जो नंदीपुर का? नहीं, नंदीपुर भी इंशाल्लाह ताला मैं अप्रैल में जो है आपको साथ लेके जाऊँगा वहाँ पे। 525 मेगावाट जो है ये अप्रैल के आखिर में या ताख़ीर ज़रूर हुई है, मैं तस्लीम करता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी भी जो हमारे दौर में जो हुई है उसकी भी ज़िम्मेदारी। दूसरा, हम तो नकदी के आदी हुए हैं, हम इमदाद के, तो अमरीकी तो नकद देते थे, चाइनीज़ इमदाद नहीं देते, नहीं दे, लेकिन पार्टनरशिप करते हैं। देखें चाइना ने जो इस कड़े वक्त पे हमें ये जो हेल्प की है, डेफिनेटली उनकी कंपनीज जो है यहाँ से पैसे कमाएंगी, मुनाफा भी कमाएंगी, लेकिन जो हेल्प हमें जहाँ से तवक्कुआत थी वहाँ से नहीं पूरी हुई, तो चाइना ने वो पूरी की हैं। तो वी मस्ट उसकी चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल तो चाइना की दोस्ती का फ़ायदा सिर्फ हुक्मरानों को या इस कमिंग लोड शेडिंग से निजात भी मिल जाएगी? इंशाल्लाह ताला लोड शेडिंग से आपको निजात मिलेगी। आप अगर एनालिसिस करें तो पिछले 3 साल में जो इम्प्रूवमेंट तो हुई है। इस गर्मी में कितने घंटों के लिए तैयारी कर ले हम लोड शेडिंग की? पिछले गर्मियों में आपने कितने घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त की थी? ज़ाहिर बात है इलाके पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं इलाके देखें जहाँ पे तो पेमेंट हमें नहीं है ना, 70% से ज़्यादा हमें लॉसेस हैं, वहाँ पे हम लोड शेडिंग जो है ना उसके दौरानिया लंबा होता है 70%। मसलन बाद इलाके ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे रिवाज ही नहीं है मीटर लगाना। ठीक, बाद इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा हमें लॉसेस हैं। जब ये लॉसेस जो है हमें बुक होते हैं तो फिर हमारे लोग जो हैं वो आपके बिल में डाल देंगे, उनके बिल में डाल देंगे, किसी और बिल में डाल देंगे, फिर वो ओवर बिलिंग की शिकायत आती है। जिसने बिजली इस्तेमाल की है उसको बिल उसको जाना चाहिए और उसी को पे करना चाहिए। अच्छा, ये सेंट्रल एशिया, अभी आप रिसेंटली ताजिकिस्तान भी गए हुए, तो ये एनर्जी के मसले में हमें सेंट्रल एशिया से बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान दरमियान में एक हर्डल है। कोई इस हवाले से भी ये हुकूमत सोच रही है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट में तो मियाँ साहब का बड़ा रुख था सेंट्रल एशिया की तरफ, लेकिन इस मरतबा सारा रुख हमारा तुर्की की तरफ। अब नहीं, अब हमारा इस वक्त भी सेंट्रल एशिया पे बड़ा फोकस है। हमारा किर्गिस्तान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ टैपी है, किर्गिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ हमारा कासा 1000 है। इसी तरह कासा 1000 में इंडिया जो है, काज़ाकिस्तान और रूस ने दोनों ने दिया है कि हम इसमें कासा में जो है ना, मसलन कासा की ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो आइडल होंगी, यानी वो इस्तेमाल में नहीं होंगी सर्दियों में। ये पानी जो है ना गर्मियों में आएगा जब हमें ज़रूरत होगी, वो 4-5-6 महीने जो है, सर्दियों में वो आइडल होगी। काज़ाकिस्तान वाले और रूस वाले कहते हैं कि हम इन ट्रांसमिशन लाइनों को सर्दियों में आपके लिए बिजली के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दरमियान में जब वो ट्रांसमिशन लाइन होगी। लेकिन अफगानिस्तान का आप क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं अप्रैल की अवाइल में ही, मेरा ख्याल है कि अप्रैल के शुरू में पहले और या दूसरे हफ्ते में हमारी जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन और कन्वर्टर स्टेशंस की जो है ना बाइंग है, यानी उसकी बिडिंग है। तो उसके बिडिंग के बाद जो है ना मामला जो है ना वो तो फुल स्पीड में इसका ट्रांसमिशन। अच्छा, वो जो अमरीकी वीज़ों के मामले पे आप ही वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने कमीशन का मुतालबा किया था,
अब तो बात सामने आ गई कि मैं तो खैर उस वक्त आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपकी अनायात हैं उस सिलसिले में बहुत सी। आप तो आज से 5-6 साल कबल जो है सीटीएम मारते थे कि भाई ये खतरे की घंटी जो है ये नहीं मैंने तो वो 2010 में नहीं, आप देखें बाकी सारे अमेरिकी वीज़ों की बात कर रहे हैं, आपने हिंदुस्तानी वीज़ों की भी बात की। हाँ, मैंने तो 2010 में ये लिखा भी था, मैंने उसका रेफरेंस दिया है, तफसीलात मैंने रेफरेंस दिया है रात को, बल्कि एक चैनल से मैं बात की था उनका नेट में उन्होंने जो राइटिंग रिपोर्ट किया है वो एग्जैक्टली वो रिपोर्ट नहीं किया जो मैंने कहा था। जो कल लेटर सामने आया है प्राइम मिनिस्टर जो उस वक़्त थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मोहतरम, उन्होंने जो तमाम तर पावर्स जो हैं हुसैन हक्कानी साहब के हवाले कर दी थी। जी, यही है ना वो लेटर जो है। जी, ये गिलानी साहब का सामने आ गया। जो मैंने 2010 में स्टोरी दी थी था, वो दुबई से दिए थे 100% जरदारी साहब के कहने पे, जरदारी साहब के कहने पे। और मैंने आपको रात को कोट किया है कि उसमें बाज़ एप्लीकेशंस में जो है पाकिस्तान में जरदारी हाउस का पता लिखा हुआ था। ये भी मैंने एक रात को कोट किया आपको। अब देखें जो लोगों का क्या सराई जो है कि ये हक्कानी साहब खुद लीक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो महफूज जगह बैठे हैं ना, उन्होंने यहाँ पे सियासत करनी है ना यहाँ पे आना है, उन्होंने वो अमेरिका बैठे हुए हैं, अमेरिका के साथ उनका मुस्तकबिल जो है वाबस्ता है, वो खुद लीक कर रहे हैं। जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई है कि ना मैं हक्कानी को मिला हूँ ना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो डिसोन कर रहे हैं। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी थे एक, जो इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं, मोहतरम रहमान मलिक साहब। उस वक्त एक वज़ीर ख़ारजा भी थे जो आज नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, जिनका नाम शाह महमूद कुरैशी है और PTI के वो सरकर्दा रहनुमा है। मैंने उस दिन ये मुतालबा किया और मैं ममनून हूँ कि तमाम पार्टी, मैं चाहते ही ये था, मैंने मुतालबा इसलिए कि नहीं कि असम्बली के फ्लोर पे किया है कि असम्बली के फ्लोर पे बाकी सारी पार्टियों की राय भी जो है इसकी सपोर्ट में शामिल हो जाए। वहाँ पे सब ने दिए। मैं कोई स्पेशल कमीशन बनाने का या असम्बली की कमेटीज़ मौजूद हैं उनको एम्पावर करें, उनको फंक्शनल करें, उन कमेटीज़ को जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जिस भी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना चाहते हैं हाउस की कंसेंस ले लें। अच्छा ख्वाजा साहब, और करें। और ये जो आपका कॉलम उस वक्त लिखना, ये जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनका ये जो लेटर था ये सामने रखें। उसके बाद जो मेमो गेट में हमने पिटीशन की थी और जो उसमें रेज़ किए थे सवालात उनको सामने रखें। उसमें जो आपने रेज़ किया कि ये जो मैं समझता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए कि जावेद इकबाल साहब की जो कमीशन था एबटाबाद में, उसमें मैं पेश हुआ कमीशन में। ठीक, मैं ज़ाती तौर पे मुझे बुलाया गया था और मैंने अपना जो भी मैं पेश हुआ जावेद इकबाल साहब ने मुझे बुलाया। अशरफ काजी साहब थे मेरा ख्याल है साथ उनके, जी जहांगीर काजी या अशरफ काजी साहब थे, जहांगीर अशरफ वो थे और एक साहब और थे, तीन लोग थे उस कमीशन में। और मैं कैबिनेट डिवीजन में उनके पास जाके पेश हुआ था, मैं उसके सामने पेश हुआ। सो मेरी वाबस्तगी इस इशू के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, एबटाबाद कमीशन में भी है। मैंने इसलिए ये कहा है, ये कमीशन को मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है और इसलिए पार्लियामेंट में कहा है कि पार्लियामेंट में आएगा, मीडिया के सामने आएगा, मीडिया की और पब्लिक की जो है पार्टिसिपेशन होगी उसमें। कल ये कोई नहीं कहेगा यार ये एक और कमीशन बना था, मुद्रमान कमीशन भी बना, एबटाबाद भी कमीशन, और रिपोर्ट पता नहीं किस दराज में पड़ी हुई है, हमें तो पता भी नहीं है। नहीं, अब आपका मुतालबा क्या है कि क्या किया जाए इस मामले में? मेरा ख्याल है कि स्पीकर नेशनल असम्बली को जो है किसी भी स्टैंडिंग कमेटी को जिसको वो मुनासिब समझे हाउस की सेंस ले लें और उसको जो है। मैं तो उस वक्त ये नोटिस में लाया था कि, और आपको भी बुलाना चाहिए, मुझे भी बुलाना चाहिए, हुसैन हक्कानी साहब को भी फॉर्मली वो आएंगे नहीं लेकिन उनको भी बुलाना चाहिए। और अगर कमीशन किसी कमीशन के जो ख्वाजा साहब, मेरी स्टोरी की बुनियाद उस वक्त ये थी कि वहाँ पे हमारे कौंसल खाने के एक एहलकार ने शाह महमूद कुरैशी साहब की वजारत ख़ारजा को एहतिजाजी ख़त लिखा था कि यहाँ से ये गैर कानूनी वीज़े जरदारी साहब और टप्पी साहब के हुक्म पे जारी किए गए। हिंदुस्तानी भी है और उसकी बल्कि हिंदुस्तानी ज्यादा हैं। हाँ, अमेरिकन दुबई में अमेरिकन कम है, हिंदुस्तानी ज्यादा हैं। उस पे उनको सजा दी गई। उसमें तो हक्कानी तो अमेरिका में बैठे हुए थे ना, ये तो इन लोगों का काम था। अच्छा, फिर मैं ये भी यहाँ पे नाजरीन वजाहत कर दूँ कि पिछले हफ्ते से हम इस मामले पे शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाना चाह रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने उनको दावत दी थी लेकिन वो इस मामले पे हमारे पास आने को तैयार नहीं। पंजाबी कहते हैं गिले था पैर नहीं रखते। अच्छा जी, अब यानी आपका मुतालबे की कमेटी से वो करवा दिया जाए। एक उसके जवाब में जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा आया है
और जरदारी साहब ने ये भी कह दिया है कि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है ये सामने आ जाए। आप वज़ीर दिफा हैं, आपके दोस्त मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो रिपोर्ट आप क्यों पब्लिक नहीं करते ताकि पता तो चले कि कौन कितने पानी में? बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए वो रिपोर्ट जो है। आखिर उसके जो मेंबरान थे वो हुकूमत नहीं बनाए हुए थे ना, पाकिस्तानी हाँ है। अगर उसमें पाकिस्तानी मफादात के मुनाफी, मैं तो नहीं समझता कोई भी बात होगी, जो भी बात होगी हो सकता है बाज़ लोगों को उसमें ज़ाती ज़क उठानी पड़े या नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे में खामियां हैं, मैं अल्लाह के हजूर में भी, मैं उसके सामने, उसको तो खैर आलमुल गैब का भी सब कुछ जानता है, तो लेकिन इंसानों के सामने भी अगर मुझे कोई तस्लीम करना पड़े तो मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए जो है। अगर हमें कौमी सतह पे हमसे लग्जिशें हुई हैं, हमारा माजी जो है लग्जिशों से और कोताहियों से भरपूर है। साफ़ी साहब 47 से लेके, मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, हम खुद हुक्मरान रहे हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, हमसे भी कोताहियाँ भी हुई हैं, लग्जिशें भी हुई हैं जिससे नुकसान पहुँचा है। लेकिन मैं समझता हूँ मिनहैसुल कौम जो है साफ़ी साहब, ये बड़ा ज़रूरी है। जो अटोनमेंट जो है ना तब आती है, अटोनमेंट तब आती है जब आप तौबा करते हैं। जब आप तौबा ही नहीं करते, इतराफ़ ही नहीं करते अपने गुनाहों का, तो अटोनमेंट, बख्शिश किस चीज़ की मांगते हैं? अगर मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ नहीं कर रहा तो बख्शिश किस चीज़ की मांगूंगा? ये वीज़ों के मामले में भी ये कि वो माफ़ी मुझे किस बात की मिलेगी अगर मैं अपने इतराफ़ ही नहीं कर रहा? वीज़ों के मामले में भी ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि उस वक्त अगर जरदारी साहब और हुसैन क़ानी साहब ये कुछ कर रहे थे तो हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी, उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत क्यों खामोश थी, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब ये मैं एक बात साहब इसमें ऐड करूँगा, आपकी जो बात है उसमें, जब हम मखलूत हुकूमत में थे ना उस वक़्त, तो हम बार बार कहते थे कि आप जो माजी की हमारी गलतियाँ उनको लेट्स अनडू देम, हम नई रवायात को जन्म दें, एक नया नैरेटिव दें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अगले दिन उन्होंने कहा है, एक नया नैरेटिव दें। जरदारी साहब बार बार ये कहते थे, मैं जरदारी साहब के सामने भी एहतराम के साथ किसी भी फोरम पे कहने, उन्होंने कहा कि हमने गारंटोर हैं हमारी हुकूमत के कुछ, बल्कि उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि ये ख्वाजा आसिफ को मेरे साथ भेजें, मेरी उनके साथ न्याज़मंदी है जरदारी साहब के साथ। उन्होंने कहा इनको मेरे साथ भेजें, मैं इनको अबू धाबी, लंदन और वाशिंगटन लेके जाऊँगा और अपने गारंटोर से मनवाऊँगा। हम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाज़ बातें नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ टाइम दें, आप हुकूमत से अलहदा ना हो, वक्त आने के ऊपर जब मैं आपकी बातें जो है। जरदारी साहब ने ये कहा कि हमारे कुछ गारंटर्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं रात को सोने से पहले रिचर्ड बाउचर से बात करके सोता हूँ। वो रिचर्ड बाउचर को मेरे ख्याल आप जानते होंगे। हाँ, उस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जी बहुत बड़े। तो वो जरदारी साहब और मुशर्रफ के दरमियान गारंटर थे। अब मैं तो आपको जो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद सुनी हुई है, उस जिस वक्त ये बात हुई थी दुबई के अंदर, हम मखलूत हुकूमत से अलहदा हो रहे थे, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब थे, वहाँ पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे, मैं था, पीपल्स पार्टी की तरफ से और लोग भी थे, हमारी तरफ से भी और भी बड़े काबिल एहतराम लोग वहाँ उसमें मौजूद थे। तो ये देखें, उसके बाद वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस देते हैं। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी तो हम ही है ना। एस्टेब्लिशमेंट को तो जब आप बार बार उसको एक अलहदा एंटिटी के तौर पे नहीं करेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट भी आप लोग हैं, वज़ीर दिफा आप हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। ये होना चाहिए कि पैराए में तो हम बात करेंगे ना, आप तो ये कहेंगे कि हम कर रहे हैं, हमने कर दिया है। तो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट आप लोग कब पब्लिक करेंगे? मैं इस वक्त आपको हतमी बात नहीं कहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ज़रूर पब्लिक को, अभी पब्लिक को उसके क्या मुज़मरात हैं, ये जो लोग प्रीवी हैं उससे, मैं उससे प्रीवी नहीं हूँ, मैं तो उसमें जाके पेश हुआ था, जो मैंने कहा था मुझे आज भी याद है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट की जब बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जो है उस वक़्त के, मेरा ख़्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ में अपने आप को एक्सटेंशन आर्मी चीफ्स ने ज़रूर दी है, जिसमें अयूब खान साहब भी थे, जनरल ज़ियाउल हक मरूम भी थे, जनरल मुशर्रफ भी थे। मेरा ख्याल है इसके अलावा अपने आप को किसी ने एक्सटेंशन नहीं दी। उसके अलावा जो एक्सेप्शन हुई है कि सिविलियन हुकूमत ने किसी को एक्सटेंशन दिया, अयूब खान को फ़िरोज़ खान नून ने एक्सटेंशन दी थी,
और उन्होंने कहा कि मैं पछताता हूँ कि मैंने तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे इनको एक्सटेंशन दी थी। तो मुझे ये ज़ाती तौर पे इस बात का इल्म है। तो अगर किसी को इसके अलावा, बाकी तो उन्होंने खुद अपने आप को एक्सटेंशन दी, किसी को किसी सिविलियन हुकूमत ने एक्सटेंशन दी है तो पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी है। ठीक। और उन्होंने कहा है कि अगले दिन उन्होंने बयान दिया है कि जमहूरियत के लिए मैंने एक्सटेंशन दी थी। ठीक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ ये ख़ुसूसी जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे मेहमान हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर पानी व बिजली और वज़ीर दिफ़ा। ये पिछले दिनों आपकी पार्टी के एक MNA ने PTI के एक MNA की फ़ैमिली के बारे में कुछ बात की थी। वो तो शुक्र है आपके MNA ने माफ़ी मांग ली, उनसे माज़रत कर ली। आपने भी इसी तरह किसी वक्त में ट्रैक्टर ट्राली का मामला कहा था, तो आप उस पर माज़रत नहीं करना? मैंने किसी का नाम नहीं लिया था और मैंने उस वक़्त भी स्पीकर को, मेरे ख्याल है आपको इल्म नहीं है या आपको याद नहीं है, मैंने लिख के दिया था स्पीकर को कि मेरा ये रिमार्क जो है वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनीबॉडी इन पर्टिकुलर। और अगर इससे मेरा जो उस वक़्त जज्बात थे उसको इन्फ्लुएंस किया गया है किसी तरफ से और मैंने कोई इस किस्म की कोई बात कही है तो मैं उस पर माज़रत खा हूँ। लेकिन मैंने किसी इनफरादी तौर पे किसी को एड्रेस नहीं किया था। ट्रैक्टर ट्राली जो है ना, मैं जिस सड़क पे है सियालकोट में, वहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियाँ बड़ी गुजरती हैं और सारी रात को गुजरती हैं, सारी रात शोर मचता है वहाँ पे। बाद में वो एक बाईपास बन गया। हमारे कंटोनमेंट में रहता हूँ, फौज वालों ने ट्रैक्टर ट्रालीज़ को कंटोनमेंट से बाहर निकाल दिया कि वो देहाती जो इलाका है उसकी तरफ से उधर से जाएँ। अब नहीं गुजरती, लेकिन वो आज भी मुझे शोर याद है। तो जो शोर मच रहा था अच्छा, फिर ये है कि अदालत में मुझे ले जाया गया। खैर अदालत में मैंने ये प्ली ली कि ये असम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं और असम्बली की प्रोसीडिंग्स जो हैं आइनी तौर पे जो है वो ज़ेर बहस जो है या मौज़ूए मुकदमा नहीं बनाई जा सकती किसी अदालत के अंदर जो है। तो मैं समझता हूँ कि इन दो वाक़यात का जो है मुआवजना जो आप कर रहे हैं, मुमासलत ढूंढने की कोशिश लेकिन कर रहे हैं। आपने ठीक है उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगर कोई एक खातून मेंबर ये समझती है को मैं कि देखिए आपको एड्रेस किया तो आप उनसे माजरत करने में क्या हर्ज है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मैंने को बगैर वजह के मैं माजरतें बांटता फिरूँ, कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों पे भी इमरान खान का असर हो गया है? नहीं, मैंने एक बात की है, मैं माजरत क्या मैंने कही नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी की जो है वो तौहीन की हो खुदा न खास्ता या किसी की हद तक की हो, तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल, आपका हुक्म जो है बजा है। जब मैं कह रहा हूँ मैंने की नहीं है, मैंने अब कोई बंदा खुद अपनी तरफ खींच ये जो सोशल मीडिया पे दिल दुखाने का सिलसिला शुरू हुआ है, मजहबी हवालों से भी और लिसानी हवालों से भी, तो नस्ली हवालों से भी, सियासी हवालों से भी, तो इस हवाले से आपकी हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, ये सोशल मीडिया पे जो सिलसिला है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, सारी दुनिया में ये सोशल मीडिया की जो इन्वेजन ऑन प्राइवेसी जो है वो इट हैज़ बिकम, जहाँ पे मैं कल ही किससे बात कर रहा था, सारी दुनिया में गद्दारी के और कुफर के फतवे तो उस पर तकसीम नहीं होते। मियां नवाज शरीफ ने ये बात की है होली वाले दिन जो है कराची में। नहीं, बात नहीं, और करना चाहिए। और उन्होंने जब ये बात की है तो कल एक उसके ऊपर चैनल पे बैठ के उनके खिलाफ जो है ब्लास्फेमी के फतवे जो है दिए जा रहे थे और तीनों हजरात जो थे जो फतवे दे रहे थे, मेरा ख्याल है उनको फतवे देने का इख्तियार भी नहीं है, चाहे वो फतवा गलत हो या सही हो। नहीं तो गलत फतवों के ज़िद से बचाना वज़ीर आज़म का अपने आप को भी उन्होंने बचाना है और शहरी को भी उन्होंने बचाना है। मेरी बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँ कि जब इस किस्म के माहौल पैदा हो जाए, मैं मज़हब के हवाले से मैं गुनाहगार आदमी बार बार इस बात को तस्लीम करता हूँ, मज़हब के हवाले से इस किस्म का सिलसिला शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो असल रूह है वो निकल गई हुई है हम में। ना वो लोग रहे, ना उन लोगों की स्पिरिट रही, ना वो जोश रहा, ना वो जज्बा रहा, ना वो मोहब्बत का जो पैगाम था ना वो रहा, ना प्यार की बातें रहीं।
तो हम तो हर मज़हब को तफरके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। नाजरीन, इस हुकूमत की पॉलिसियों से आपको कितना इत्तेफाक है, कितना इख्तलाफ है, उसके बारे में फ़ैसला आप ही कर सकते हैं। मैं एक बार फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।